पॉलिटी चैप्टर 4। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? जिस गवर्नमेंट के अंदर सारे रेसेस के लोग इक्वल कंसिडर किए जाते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि वो किस इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी स्किन का कलर क्या है या वो कौन से धर्म के हैं, वो सारे इक्वली कंसिडर किए जाएंगे। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वोटिंग के द्वारा, जो कि इलेक्शंस के अंदर होती है, उसके थ्रू बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए साउथ अफ्रीका के अंदर जो लोग हैं वो सेवरल रेसेस के हैं, कोई काला है या कोई गोरा है, ठीक है। जो साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम भी है उसमें आपने देखा ही होगा, ठीक है। पता ही नहीं चलती ऑस्ट्रेलिया या वेस्ट इंडीज़ है। तो जो ब्लैक हैं, जो काले लोग हैं, वो नेटिव्स हैं, ठीक है। नेटिव्स मतलब वो बहुत पहले से रह रहे हैं। तो पहले तो उनको वोटिंग के लिए अलाउ नहीं किया गया था। और वर्स्ट लैंड जो थी, सबसे गंदी जगह जो थी, उसके ऊपर उनको रहने के लिए दिया जाता था। लेकिन जो वाइट हैं वो यहाँ पे सेटल होने के लिए आए थे, ठीक है। तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अपार्थेड। तो अपार्थेड क्या होता है? अपार्थेड एक ऑफिशियल पॉलिसी है वाइट गवर्नमेंट की, जिसके अंदर जो ब्लैक्स हैं उनको उनके द्वारा मतलब उनके अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और इल ट्रीटमेंट मतलब गंदा व्यवहार किया जाता है। तो साउथ अफ्रीका की वाइट गवर्नमेंट ने ये लागू किया था। तो जो नेल्सन मंडेला थे, जो कि लीडर थे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के, उन्होंने स्ट्रगल किया इस अपार्थेड के अगेंस्ट और उन्होंने इसके खिलाफ लड़ाई भी की। तो उन्हें सक्सेस मिली 1994 में, जब साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई और सारे जो ब्लैक और वाइट थे वो इक्वल कंसीडर किए गए। तो देखो, उन्हें सक्सेस एकदम से नहीं मिल गई, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था, वो जेल भी चले गए थे और उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था, मतलब तब जाके उन्हें 1994 में सक्सेस मिली। तो यहाँ से हमें एक पॉइंट मिल जाता है कि जो साउथ अफ्रीका है वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई 1994 में, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है पार्टिसिपेशन। मतलब हम गवर्नमेंट में कैसे, जो नॉर्मल लोग होते हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट में कैसे पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। क्योंकि देखो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमने किसको बोला है? जो लोगों के द्वारा गवर्नमेंट बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें बताते हैं कि हम गवर्नमेंट में कैसे शामिल होते हैं। सबसे पहला है थ्रू वोटिंग। तो इलेक्शंस में हम वोटिंग करते हैं और अपने लीडर सेलेक्ट करते हैं, और यही लीडर्स हमारे बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं और हमारे इंटरेस्ट को माइंड में रखते हैं। मतलब अगर कोई लॉ ऐसा बन गया जो जिससे जनता खुश नहीं है, तो वो लॉ को उनको हटाना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे इंटरेस्ट को उनको माइंड में रखना पड़ेगा कि लोगों को नहीं भूलना है। और दूसरा, सेकंड वे है बाय टेकिंग इंटरेस्ट इन वर्क ऑफ गवर्नमेंट। हमने गवर्नमेंट के काम में इंटरेस्ट ले लिया और हमें लगा कि ये काम अच्छा नहीं है, तो हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे। और क्रिटिसाइज कैसे करेंगे? धरनास ऑर्गेनाइज करेंगे, रैलीज और स्ट्राइक्स भी करेंगे, सिग्नेचर कैंपेन्स भी करेंगे, भूख हड़ताल वगैरह बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिससे हम उनको क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। तो कभी कभी गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म में इतना बढ़ जाता है कि गवर्नमेंट को अपना जो डिसीजन है वो चेंज करना पड़ता है, क्योंकि भाई लोग खुश नहीं रहेंगे। तो भाई गवर्नमेंट अगली, इस साल तो उन्होंने बना दी गवर्नमेंट, इस साल तो मतलब 5 साल में एक बार इलेक्शन होते हैं, लेकिन अगर लोग चाहें तो अगले 5 साल में वो उसको हटा भी सकते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट को ये पूरा ध्यान रखना होगा कि लोग तो नाराज़ नहीं हो रहे, उनकी जनता तो नाराज़ नहीं हो रही। तो इसका एक एग्जांपल है 3 फार्म लॉज। 3 फार्म लॉज में गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए 3 लॉज लगाए थे, जो कि यहाँ पे डिटेल में नहीं दे रखा है, बस एग्जाम्पल दे रखा है। तो उन लॉज में जहाँ तक मेरे को याद है कि ये था कि फार्मर्स के जो अनाज थे उनका जो प्राइस था वो फिक्स कर दिया गया था, और फार्मर्स के पास जगह शायद उनकी फिक्स कर दी गई थी, और मुझे पता नहीं है, पर आप गूगल पे जाके देख सकते हो। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर और जो मैगजीन्स होते हैं और टीवी होती हैं, ये भी गवर्नमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। क्योंकि अगर गवर्नमेंट में कोई इश्यूज है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो अपने चैनल पे दिखाएंगी, ठीक है। तो सोसाइटी के सारे सेक्शन ये काम नहीं कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, कुछ ही कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा वे है ऑन बाय सोशल मूवमेंट्स। सोशल मूवमेंट्स, इस प्रकार के जो मूवमेंट्स होते हैं वो गवर्नमेंट को चैलेंज करने का काम करते हैं और उनके फंक्शन को चैलेंज करने का काम करते हैं। सोशल मूवमेंट जैसे प्रोटेस्ट करना, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो अगर गलत काम करिए तो हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, जिससे गवर्नमेंट उस काम को करना बंद कर देगी, पर कभी कभी ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो नेक्स्ट है रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट है फाइट या फिर एक आर्ग्यूमेंट होती है। तो कॉन्फ्लिक्ट जब होता है जब अलग अलग
जो अलग लोग होते हैं, जो कि अलग कल्चर को परफॉर्म करते हैं, अलग धर्म के होते हैं और अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड के होते हैं, कोई अमीर कोई गरीब, तो वो एक दूसरे के साथ एग्री नहीं होते। मान लो अगर गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया तो कुछ लोग उसके साथ एग्री हैं, कुछ नहीं है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच अब लड़ाई होगी कि तुम क्यों नहीं एग्री हो, अच्छा तो लॉ है, लेकिन दूसरा बोलेगा कि नहीं इससे हमारा ये नुकसान है। तो इस तरीके से जो लोग हैं फिर वो वायलेंट तरीके यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं उनके बात को मनवाने के लिए। तो इसी के चलते उस एरिया में फियर और टेंशन बढ़ जाती है, जिस फिर गवर्नमेंट को उसको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का एक एग्जाम्पल दे रखा है कि कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट रिवर के चलते भी हो जाता है। अब आप सोच रहे हो कि रिवर के मतलब एक नदी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो सकता है। तो अगर कोई रिवर एक स्टेट से स्टार्ट हो रही है और किसी दूसरे स्टेट में जाके ख़त्म हो रही है या फिर किसी एक स्टेट से गुजर रही है, तो अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ही होगा कि उस रिवर का वो पानी है तो वो किस स्टेट के हक में जाएगा। तो जिस स्टेट से वो निकल रही है वो अपना हक जताएगा, लेकिन जिस स्टेट से होकर वो बह रही है वो भी तो अपना हक जताएगा ना। तो यहीं पे एक एग्जांपल आ जाता है कावेरी वाटर डिस्प्यूट का, जो कि कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच हुआ था। तो ये एक कावेरी नदी थी जो इन दोनों स्टेट्स में आती थी। तो फिर कर्नाटका ने क्या किया था कि उस नदी का पानी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन फिर तमिलनाडु ने इनके ऊपर वो किया, मतलब क्या बोलते हैं, इनसे बोला कि तुम ये गलत कर रहे हो और इनके ऊपर केस वगैरह चलाया। तो ये एक एग्जाम्पल हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट का, रिवर कॉन्फ्लिक्ट का। नेक्स्ट आ जाती है इक्वालिटी। तो इक्वालिटी क्या होती है, तो इक्वालिटी ये देखती है कि हर जो इंडिविजुअल है वो फेयरली ट्रीट किया जाए, इक्वली ट्रीट किया जाए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। ठीक है, तो अगर हम मान लो यहाँ पे मैं एग्जांपल हमेशा दे देता हूँ, तो यहाँ पे 2 पर्सन है ए और बी, अगर हमने ए को कोई चीज़ दी है तो बी को भी वही सेम चीज़ मिलनी चाहिए, उससे अच्छी या उससे बुरी नहीं मिलनी चाहिए, तभी इक्वलिटी मानी जाएगी। नेक्स्ट आ गया जस्टिस। तो जस्टिस हमें ये हेल्प करने में, ये देखने में हेल्प करता है कि क्या चीज़ गलत है और क्या सही है। तो हर इंसान को जस्टिस मिलना चाहिए और सही चीज़ें मिलनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ मिसलिनियस पॉइंट्स लिखे हैं। जो इक्वलिटी और जस्टिस है वो इनसेपरेबल है, जहाँ पे इक्वलिटी होगी वहाँ जस्टिस होगा और जहाँ जस्टिस होगा वहाँ इक्वलिटी होगी। नेक्स्ट अनटचेबिलिटी जो है वो अब कानून के द्वारा बैन कर दी गई है, मैंने आपको पिछले पेज पे बताया था, पिछले पेज पे नहीं पिछले चैप्टर पे बताया था। और जो गवर्नमेंट होती हैं, गवर्नमेंट जो होती हैं उन्होंने स्पेशल प्रोविजंस बनाए हैं, स्पेशल लॉज बनाए हैं उन ग्रुप्स के लिए सोसाइटी के अंदर जो कि अनइक्वल ट्रीट किए जाते हैं। जैसे कि लड़कियों के लिए फी वेयर किया है, मतलब लड़कियों की फ़ीस कम कर दी है कॉलेज वगैरह की। तो गवर्नमेंट ने भी काफ़ी हेल्प की है इनइक्वालिटी को कम करने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए। तो चैप्टर का नाम था की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो 3 की एलिमेंट्स होते हैं, पार्टिसिपेशन, हम गवर्नमेंट में कैसे शामिल हो सकते हैं, उसके बाद इक्वालिटी और उसके बाद जस्टिस। तो यहीं पे चैप्टर एंडेड। नाउ क्लास 6 पॉलिटी चैप्टर 5। तो पंचायती राज क्या होती है, विलेज के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो उसको बोलते हैं पंचायती राज। तो हमें पंचायती राज की ज़रूरत क्यों होती है, तो विलेज के अंदर गवर्नमेंट को सुधारने के लिए और बेटर फंक्शन करने के लिए, रूरल इंडिया मतलब विलेजेस जो होते हैं उसके लिए हमने पंचायती राज बनाई है, क्योंकि इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन गाँव में ही रहती है। तो यहाँ पे 3 लेवल्स ऑफ पंचायत दे रखा है। सबसे पहले जिला परिषद, जिसको हम टॉप लेवल पे रखते हैं, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी बोलते हैं। नेक्स्ट पंचायत समिति, जिसको मिडिल लेवल पे रखते हैं, जिसको ब्लॉक लेवल भी बोलते हैं, वो होती है जनपद पंचायत। नेक्स्ट है सबसे लो लेवल ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ये हो गई 3 लेवल ऑफ पंचायत। तो यहाँ पे आ जाती है ग्राम सभा। अब आ गई ग्राम सभा। तो ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा होती है मीटिंग्स, मतलब पंचायत के द्वारा, पंचायत के अंदर जो भी एरिया आता है उस एरिया के अंदर जितने भी एडल्ट्स हैं उन सब एडल्ट्स की मीटिंग होती है ग्राम सभा। जो भी 18 साल से ऊपर का होता है या 18 साल का होता है, जिसके पास राइट टू वोट होता है, वो इस ग्राम सभा का मेंबर होता है। अब जो 3 लेवल ऑफ पंचायत थी उनको यहाँ पे विस्तार में बताया गया है। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत, ठीक है, जो कि सबसे लो लेवल है। तो ग्राम सभा के सारे जो मेंबर्स होते हैं वो एक सरपंच इलेक्ट करते हैं, जिसको हम पंचायत प्रेसिडेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो ग्राम पंचायत होती है वो वार्ड्स के अंदर डिवाइडेड होती है और ये सभी मिलकर एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वार्ड मेंबर, जो कि एक पंच होता है। तो इन सभी का
एक सेक्रेटरी होता है जिसको हम सचिव बोलते हैं, पंचायत सचिव। तो ये दोनों के लिए एक ही होता है, मतलब जो ग्राम पंचायत है, वार्ड मेंबर, इन सब के लिए, दोनों के लिए एक ही होता है सेक्रेटरी, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड किया जाता है। तो ये जो सेक्रेटरी होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्राम सभा करने के लिए, ठीक है, मीटिंग्स ऑफ बोथ, इन सबकी मीटिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो ग्राम पंचायत है उसका मेन टास्क क्या होता है? उसका मेन टास्क ये होता है कि विलेजेस के अंदर जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, जो भी विलेज उसके अंडर आते हैं, उन सब में डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। तो लेकिन वो इम्प्लीमेंट करने से पहले उसका काम ग्राम सभा से अप्रूव्ड होना चाहिए। ये नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी कर दिया। पहले ग्राम सभा होगी, उसमें अगर सभी उस बात से एग्री होंगे तो ही वो प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होगा। नेक्स्ट आ गया पंचायत समिति, जिसको हम ब्लॉक लेवल भी बोलते हैं, जो कि मिडिल लेवल होती है। तो पंचायत समिति जो है उसके अंडर काफ़ी ज़्यादा ग्राम पंचायत होती हैं, तो हम पंचायत समिति को बोल सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम पंचायत, ठीक है। तो इसका टास्क क्या होता है? इसका टास्क ये होता है कि जो ग्राम पंचायत ने प्लान्स बनाए हैं विलेज के डेवलपमेंट के लिए, उन प्लान्स को कलेक्ट करना और उस प्लान के लिए फंड कलेक्ट करना। फंड भी तो चाहिए होगा ना, मान लो अगर गांव में रोड सही करनी है तो उसके बाद उसके लिए फंड भी तो चाहिए होगा। उसके बाद उनको इवेल्युएट करना, उसका हिसाब किताब लगाना और उसको इम्प्लीमेंट करना। और ये पंचायत समिति ये देखती है कि क्या ये सोशल वेलफेयर करेगा ये प्रोग्राम, या फिर उस एरिया का डेवलपमेंट करेगा कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है जिला परिषद, जो कि टॉप लेवल पे बैठी होती है, जिसको डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी बोलते हैं। तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लान्स, डेवलपमेंट प्लान्स बनाती है। पंचायत समिति को जनपद पंचायत भी बोलते हैं। तो यही जिला परिषद को डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिसीजंस लेती है। तो यहाँ पे चैप्टर एंडेड। नाउ चैप्टर 6। तो हमने अर्बन लाइफ में तो पढ़ लिया कि अर्बन लाइफ में कैसे कैसे गवर्नमेंट होती है, लेकिन रूरल लाइफ के अंदर डिस्प्यूट्स को मैनेज करने के लिए बनाए जाते हैं पुलिस स्टेशंस। तो आजकल तो अर्बन लाइफ में भी पुलिस स्टेशंस आ गए हैं। तो पुलिस स्टेशन के अंडर जो एरिया होता है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। और पुलिस स्टेशन का काम क्या होता है? एक रिपोर्ट दर्ज की जाती है, FIR मतलब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो जो SHO होता है, मतलब स्टेशन हाउस ऑफिसर, वो हर पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है। हर पुलिस स्टेशन का अलग अलग होता है, ठीक है। तो जो मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, मतलब एक गांव में कितनी ज़मीन है और सब चीज़ का, ज़मीन का जो हिसाब रखते हैं वो हिसाब रखता है पटवारी। पटवारियों का काम होता है ये। तो पटवारी के डिफरेंट नेम्स होते हैं, लेखपाल, कानूंगो या फिर विलेज ऑफिसर। तो पटवारी विलेज के अपडेट्स और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है, विलेज में क्या क्या हाल चल रहा है और सब चीज़ें विलेज की पटवारी मेंटेन करता है। नेक्स्ट आ गया फंक्शंस ऑफ पटवारी। तो पटवारी का क्या फंक्शन है? लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन फार्मर्स से, ठीक है। और उसके बाद गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना क्रॉप्स की, कि एक एरिया में कितने क्रॉप्स हो गए हैं, अच्छी फसल हुई है कि नहीं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पटवारियों का काम होता है। नेक्स्ट आ गया द हिंदू सक्सेशन अमेंड एक्ट 2005। तो इस एक्ट में क्या है? इस नए कानून के अंदर घर के जितने भी सदस्य हैं, बेटे, माँ और बेटियाँ, इन सबको इक्वल शेयर मिलेगा लैंड के अंदर, ठीक है। तो ये इस एक्ट के अंदर था, मतलब पहले तो सिर्फ लड़कों को ही मिलता था, लेकिन अब सबको मिलेगा इक्वल शेयर। तो ये जो लॉ है ये इंडिया के सारे स्टेट्स और सारे यूटीज़ में अप्लाई किया जाएगा। उसके बाद आ गया मैनेजमेंट ऑफ लैंड ऑफ विलेज। तो हमने देख लिया कि ये पटवारी का काम होता है, लेकिन इंडियन स्टेट्स जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिवाइडेड होते हैं और डिस्ट्रिक्ट तहसील्स के अंदर डिवाइड होती है। तो डिस्ट्रिक्ट का जो ऑफिसर होता है, जो डिस्ट्रिक्ट को पूरा देखता है, वो उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और तहसील का जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है उसको हम बोलते हैं तहसीलदार। और जो तहसीलदार होते हैं वो पटवारी के वर्क को मॉनिटर करते हैं, वो देखते हैं कि पटवारी सही से काम कर रहे हैं या नहीं। So here the chapter is ended. Now chapter 7. तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाती है पंचायती राज, और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और म्यूनिसिपल काउंसिल्स। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस बड़ी सिटीज़ में लागू होती है और म्यूनिसिपल काउंसिल्स छोटे छोटी जगहों पे लागू होती है।
तो इन ऑर्गेनाइजेशंस का वर्क क्या होता है, तो ये टेक केयर करती हैं किसी जगह पे गार्बेज कलेक्शन का, कचरा तो नहीं फैल रहा, उसके बाद वाटर सप्लाई और सड़कों और मार्केट्स को क्लीन रखने का भी काम ये ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, और उसी के साथ ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो एक और चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि जो एरिया उनके अंडर आता है उस एरिया के अंदर कोई डिसीज़ तो नहीं फैल रहा, अगर कोई फैल रहा होगा तो फिर वो उसके ऊपर काम करेंगी। तो एक सिटी जो होती है, नेक्स्ट द वर्ड काउंसिलर, तो एक सिटी वर्ड्स के अंदर डिवाइडेड होती है, तो और उसी वर्ड को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए वर्ड काउंसिलर्स होते हैं जो कि इलेक्ट किए जाते हैं। तो जो कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस होते हैं जो कि पूरी सिटी को अफेक्ट कर सकते हैं वो ग्रुप ऑफ काउंसिलर्स के द्वारा लिया जाता है। तो द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो हैं, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, वही इन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये तो इन डिसीजन को बनाएंगी, और लेकिन उसके बाद द कमिश्नर और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हैं वो उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, वाटर डिपार्टमेंट, गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर गार्डन्स। चैप्टर एंडेड। नेक्स्ट चैप्टर 8। तो विलेजेस के अंदर कौन कौन से काम होते हैं। यहाँ पे जो लोग होते हैं वो दोनों काम करते हैं, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर वर्क। नॉन एग्रीकल्चर जैसे कि बास्केट्स बनाना, यूटेंसिल्स बनाना या पॉट्स बनाना। तो कुछ लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे नर्स हो गया, टीचर हो गया या वॉशरमैन, मैकेनिक्स एक्सेट्रा। तो लेकिन गांव का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो एग्रीकल्चर है। तो क्या वो अपनी खुद की अपनी ज़मीन पे ही वो करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी वो दूसरों की ज़मीन पे भी काम करने जाते हैं। जिसके पास ज़मीन नहीं होती वो दूसरों की ज़मीनों पे काम करने जाते हैं अपने घर का खर्च चलाने के लिए। क्या उनको रेगुलरली सैलरी मिलती है? कभी कभी फार्मर को सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पे वर्क मिल पाता है, जिसकी वजह से उन्हें पूरी साल काम नहीं मिलता और इसी वजह से बेरोजगारी होती है। दूसरे काम भी जो होते हैं जैसे सारे टास्क घर के, जैसे कि फायरवुड करना, मतलब फायरवुड कलेक्ट करना पास के जंगल से, या फिर बोरवेल से पानी लेके आना, और कैटल को ग्रेस करना। कैटल को ग्रेस करना मतलब अपने उसके पास जो भी भैंस या गाय थी, जो भी जानवर है, उनको चराने ले जाना। तो ये बाकी के काम है जो वो खुद करते हैं। तो कुछ लोगों के पास स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड थे, जबकि कुछ लोग तो लैंडलेस थे, उनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं थी। कभी कभी वो काम की खोज में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे, क्योंकि काम नहीं मिलेगा तो फिर उनका खर्च कैसे चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है बीइंग इन डेब्ट, मतलब कर्जे में चले जाना। तो फार्मर्स को कभी कभी जो पैसा था वो ब्याज पे लेना पड़ता था, उधार लेना पड़ता था बड़े बड़े मनी लैंडर से, ताकि वो अपने लिए बीज, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स वगैरह खरीद सकें। तो देखो वो कर्जे में कैसे डूब जाते थे। तो जो वो सीड्स खरीदे थे, कभी कभी वो सीड्स खराब निकल जाती थी। अगर बारिश ठीक से नहीं हुई तो फिर उनकी जो फसल है वो ठीक से नहीं हो पाएगी। और पेस्टिसाइड्स अगर उन्होंने पेड्स होते हैं जो कीड़े वगैरह होते हैं, उन्होंने अगर उसकी क्रॉप्स पे अटैक कर दिया तो फिर कभी कभी फसल खराब हो सकती है। तो मेजर क्रॉप फेलियर, मतलब कभी कभी क्रॉप बेकार हो सकती हैं। इन तीनों कारण के द्वारा उनकी फसल बेकार हो सकती है, क्योंकि देखो अगर उनकी फसल होती उससे वो उसको बेचते, उससे उनको पैसा मिलता, उसी से तो वो कर्जे चुकाते। लेकिन अगर उनकी फसल ही बेकार हो जाएगी तो उनको पैसा कहाँ से मिलेगा, उसके बाद वो अपने लोन नहीं चुका पाएंगे। अब उनके पास लोन तो था ही, अगर फिर वो ज़्यादा टाइम तक अगर लोन रखेंगे, नहीं चुकाएंगे, तो फिर इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। अगर वो पे नहीं कर पाएंगे तो फिर वो कर्जे में डूब जाएंगे, फिर उनको टेंशन होगी, जिसकी वजह से कुछ फार्मर्स तो सुसाइड भी कर लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। तो यहाँ पे है एग्रीकल्चर लेबर्स। एग्रीकल्चर लेबर्स वो होते हैं जो दूसरों की ज़मीन पे काम करते हैं, उसी पे वो डिपेंड होते हैं पैसे कमाने के लिए। कुछ लैंडलेस होते हैं, लेकिन कुछों के पास ज़मीन होती है लेकिन बहुत ही कम होती है, जो कि फार्मिंग करने के लिए इनफ नहीं होती। उसके बाद है स्मॉल फार्मर्स, जिनके पास छोटे छोटे प्लॉट्स ऑफ लैंड होते हैं, जो कि फार्मिंग के लिए इनफ होते हैं, मतलब इनफ तो नहीं लेकिन उनके ऊपर फार्मिंग की जा सकती है।
मुश्किल से की जा सकती है, लेकिन थोड़ी बहुत तो वो कर ही लेते हैं उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए। उसी के साथ यहाँ पे कुछ अदर सोर्स लिखे हुए हैं गांव के अंदर इनकम के लिए। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, ठीक है, ट्रेडिंग मिल्क, उसके बाद फिशिंग, कलेक्टिंग हनी और डेयरी प्रोड्यूस भी। तो यहाँ पे चैप्टर एंड हो जाता है। नाउ चैप्टर 9। तो विलेजेस के अंदर विलेजर्स जो होते हैं वो सिटीज़ की तरफ मूव करते हैं बेटर फैसिलिटीज़ के लिए, जैसे कि क्लीन वाटर या फिर बच्चों की एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि गांव में ये सब नहीं मिल पाता ना। तो देखो इंडिया के अंदर टोटल 5,000 से ज़्यादा टाउन्स हैं, छोटे छोटे शहर हैं, और 27 बिग सिटीज़ हैं, ठीक है। तो मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स कौन होते हैं, जो सड़क के किनारे अपना ठेला लगा खड़े होते हैं, कुछ बेचते हैं खाने का या फिर कोई भी सामान, उनको स्ट्रीट वेंडर्स कहते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, वेजिटेबल जो सब्जी बेचते हैं, न्यूज़पेपर वेंडर, फ्लावर वेंडर, बार्बर एक्सेट्रा, ठीक है। तो फैक्ट्री के अंदर जो लोग, एक मिनट, तो फैक्ट्री के अंदर जो लोग होते हैं वो जो काम करते हैं फैक्ट्री के अंदर, वो मोस्टली कैजुअल वर्कर्स होते हैं, जो कि काम करने के लिए बुलाए होते हैं, जो परमानेंट वर्कर्स नहीं होते। अगर हम बेसिकली कहें तो जब उनके ज़रूरत होगी काम के लिए तब वो बुला लेंगे, और अगर उनको काम नहीं है वहाँ पे तो वो उनको भेज देंगे, तो जिसकी वजह से वो परमानेंट उनके पास काम नहीं रहता, ठीक है। तो कैजुअल वर्कर्स को बहुत समय तक काम करना पड़ता है पुअर कंडीशंस में, बिना किसी जॉब सिक्योरिटी और अदर बेनिफिट के। दूसरी तरफ जो ऑफिस एरियाज होते हैं वहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स जो एम्प्लॉयड होते हैं रेगुलरली, जो कि परमानेंट वर्कर्स बोले जाते हैं, उनको रेगुलरली सैलरी मिलती है और वो सेम ऑफिस को ही रेगुलरली डेली अटेंड करते हैं, जबकि कैजुअल वर्कर्स को अलग अलग जगह जाना पड़ता है। और कैजुअल वर्कर्स की तरह उनको काम से नहीं निकालते, जैसे कैजुअल वर्कर्स की अगर ज़रूरत है तो उनको रख लेंगे, नहीं ज़रूरत तो उनको निकाल देंगे, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होता। इनको कंपनी में काम करते रहना चाहिए, भले ही कंपनी को उनकी ज़रूरत हो या ना हो, ठीक है। तो यहीं पे चैप्टर एंडेड।